हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर हमारा ऑनगोइंग है और इस सेकंड चैप्टर के अंदर आज का ये जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 21। 21वें लेक्चर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। फुल कोर्स आपके लिए ऑनगोइंग है, इसीलिए सारे टॉपिक्स एकदम डिटेल्ड फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपके लिए एक बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस होगा ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का और मज़ेदार तरीके से आप बढ़िया से सारी की सारी कंटेंट, सारी की सारी चीज़ों को समझते चले जाएंगे और एक अच्छा गुड कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो दिस इज फॉर AJN यूनिवर्सिटी एग्जाम एस्पिरेंट्स, आप दोनों के लिए ही है। और जो चैप्टर अपना ऑनगोइंग है दैट इज चैप्टर नंबर 2, PN जंक्शन डायोड्स। PN जंक्शन डायोड्स का ये जो चैप्टर है आपके अभी ऑनगोइंग है, इसके अंदर हम लोगों ने रेक्टिफायर्स का पोर्शन पढ़ा था। पिछली क्लास में मैंने आपको कैपेसिटिव फिल्टर जो है उसके बारे में बताया था, यानी कि हम लोगों ने PN जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा कुछ देखा हुआ है। अब इसके बाद इसके एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं हम लोग, एंड इन इट्स एप्लीकेशन रेक्टिफायर पोर्शन इज ऑलरेडी डन। अब हम लोग यहाँ से उसके अंदर जो फिल्टर्स अक्वायर करते हैं, फिल्टर्स जो हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं। और आज की क्लास इस फिल्टर्स की क्लास को कंप्लीट करेगी प्रॉपर वे में। ठीक है, तो फिल्टर्स की बात करते हैं। कैपेसिटिव फिल्टर जो है वो पढ़ चुके थे हम लोग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंडक्टिव फिल्टर्स। ठीक, चलिए, तो नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ी बहुत काम की चीज़ें जो लिखनी है, क्या लिखना है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बट अभी फिलहाल देखते हैं यहाँ से फिल्टर्स में हमको बात करना अबाउट द इंडक्टिव फिल्टर। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि फिल्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। फिल्टर की जरूरत क्यों पड़ रही थी? फिल्टर की जरूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि अगर मैं इसी डायग्राम का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो इस डायग्राम से एक चीज समझ में आता है कि देखो क्या होता है ना, जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर से इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, हमारे रेक्टिफायर सर्किट को, रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट निकल के आ रहा था वो प्योर डीसी फॉर्म में नहीं निकल के आ रहा था। वो जो आउटपुट हमको मिल रहा था वो किस तरीके का आउटपुट था? पल्सेटिंग डीसी आउटपुट था। अब पल्सेटिंग डीसी आउटपुट एक्चुअल में प्योर डीसी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी जो डिवाइसेस है उनका परफॉर्मेंस ऑप्टिमम हो ही नहीं सकता है अगर मैं उनको पल्सेटिंग डीसी दे दूंगा तो। सो जस्ट टू क्योर दैट प्रॉब्लम हमको किसकी जरूरत पड़ गई? हमको फिल्टर सर्किट लगाने की जरूरत पड़ गई। तो अगर ये इनपुट था और इस इनपुट पे मैंने AC वेव एज अ इनपुट प्रोवाइड किया, किसको? रेक्टिफायर को, तो रेक्टिफायर का आउटपुट मुझको बाहर क्या मिला? सो फ्रॉम द सेकेंडरी साइड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ने मैग्नीट्यूड स्टेप डाउन किया, लेकिन AC तो AC ही रहा। ठीक है भाई, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ही मिली मुझको, लेकिन रेक्टिफायर के आउटपुट पे क्या मिला? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि फुल वेव रेक्टिफायर है। ऑब्वियस सी बात है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज करके हम लोग एफिशिएंट सर्किट सिस्टम तो नहीं बना पाएंगे। तो हमको यहाँ पे बहुत हायर एफिशिएंसी के साथ अगर आउटपुट चाहिए तो वी विल ऑलवेज गो फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर, इधर फुल वेव सेंटर टैप्ड या फिर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, इन बोथ द केसेस आपको कुछ इस तरीके का पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिलेगा अगर आप फुल वेव का केस भी एज्यूम करते हो तो ये पल्सेटिंग डीसी आउटपुट, अब एक्चुअल में मुझको किस टाइप की डीसी आउटपुट चाहिए? मुझे जो डीसी आउटपुट चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, कांस्टेंट डीसी, बट ये मिल क्या रहा है? पल्सेटिंग डीसी। तो अब ये सबसे आइडियल कंडीशन है जो मुझको अचीव करना है और ये अभी फिलहाल मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करूंगा और आउटपुट को जितना हो सके इस आइडियल कंडीशन के करीब करीब लाने की कोशिश करूंगा। इस प्रोसेस में एक बार कैपेसिटर हम लोगों ने यूज किया, अब आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर का यूज करके कैसे ये फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडक्टर वाला पोर्शन है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर 3 वैरायटीज होती हैं, तीनों को एक एक करके स्टडी करते हैं। हाँ जी, तो इंडक्टर बेस्ड फिल्टर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इंडक्टर बेस्ड फिल्टर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के? देखिए, इसमें एक टाइप होता है एल फिल्टर, जिसको कि चोक कॉइल या बेसिक इंडक्टर फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है LC फिल्टर, LC फिल्टर, एंड द थर्ड वन इज CLC फिल्टर और पाई फिल्टर। इसको पाई फिल्टर भी बोला जाता है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इंडक्टिव फिल्टर, LC फिल्टर, LC फिल्टर को LC ऑसिलेटर के नाम से भी आप जानते हो।
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, चोक इनपुट फिल्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज चोक इनपुट फिल्टर। तो अगर चोक इनपुट बोलेगा तो समझिएगा सिर्फ इंडक्टर नहीं, एलसी का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। एक एक करके सबको समझते चले जाएंगे कि कौन सा किस तरीके से कनेक्टेड होता है और उसके ऐसे कनेक्ट होने से क्या बेनिफिट मिलता है। चोक इनपुट फिल्टर को और क्या बोलते हैं, एल सेक्शन फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एल सेक्शन फिल्टर। एल सेक्शन फिल्टर। कई बार बच्चे इसी नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल सेक्शन मतलब सर सिर्फ एक इंडक्टर खाली होगा ना फिल्टरिंग सर्किट के अंदर, कैपेसिटर तो नहीं होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। एल सेक्शन फिल्टर जो है वो एलसी को ही बोलते हैं, तो कैपेसिटर भी होगा वहां पे। ठीक है भाई, ये 3 टाइप के फिल्टर सर्किट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो थ्योरी आपको मैं फटाफट से दिखाता हूँ, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे देखते जाइए। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव फिल्टर्स। अच्छा, इंडक्टर करता क्या है, इंडक्टर करंट में होने वाली सडन चेंज को अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेगा हमारा ये पूरा फिल्टर। तो इसमें जो तीनों वैरायटीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके अंदर हर जगह इंडक्टर यही काम कर रहा होगा कि करंट में होने वाले सडन चेंज को अपोज करेगा। और इंडक्टर के बारे में एक और चीज हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा डीसी करंट या डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट जो है उसको फ्लो करवाता है, एसी को सप्रेस करता है। कैसे, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इंडक्टर के केस में हमको पता है कि उसकी जो रिएक्टेंस होती है विच इज गिवन एज एक्सएल, इट इज गिवन एज ओमेगा एल। और ओमेगा को अगर आप ब्रेक करोगे पार्ट्स में तो इट विल बिकम 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड विथ एल। तो आपको पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द इंडक्टिव रिएक्टेंस, या हायर विल बी द इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द सर्किट। अब जब रेक्टिफायर के बाद जब मैं डीसी इनपुट आउटपुट जो है वो रेक्टिफायर का देखता हूं तो वो मुझे पल्सेटिंग दिखाई देता है। पल्सेटिंग है इसका मतलब उसके अंदर रिपल्स है, और रिपल्स है इसका मतलब क्या है, एसी कंपोनेंट प्लस डीसी कंपोनेंट, इनको मिला के टोटल आउटपुट कंपोनेंट बना है रेक्टिफायर का। उसमें से अगर मान लीजिए एसी कंपोनेंट की मैं बात करूं तो एसी कंपोनेंट में होगा फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करेगा, उतना ज्यादा उसको अपोजिशन ऑफर करेगा। लेकिन मीनवाइल डीसी कंपोनेंट के साथ क्या सीन है, डीसी कंपोनेंट है तो फ्रीक्वेंसी इज 0, फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल विल बिकम 0, यानी कि नो इंपीडेंस, आसानी से डीसी कंपोनेंट को फ्लो कराने देगा। बस शर्त यह है कि इस इंडक्टर को आप सीरीज में लगा के रखेंगे तब बेनिफिट होगा, पैरेलल में नहीं। ठीक है, पैरेलल में वो शॉर्ट कर देगा पूरे को। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, इन शॉर्ट मैंने आपको इंडक्टिव फिल्टर के बारे में पूरा चीज बता दिया, अगर ये पूरी सेंटेंस आपको समझ में आई होगी तो। बट चलो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताना शुरू करता हूं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव फिल्टर्स। इंडक्टिव फिल्टर सर 3 टाइप, चोक इनपुट फिल्टर जिसको बोलते हैं एल फिल्टर, दूसरा है एलसी फिल्टर जिसको कि इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर या एल सेक्शन फिल्टर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और चोक इनपुट फिल्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। देन उसके बाद सीएलसी फिल्टर, सीएलसी, ठीक है, सीएलसी फिल्टर। तो सीएलसी फिल्टर क्या चीज करता है, इसको हम लोग पाई फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। कुछ थ्योरीज के बारे में सर जानना चाहिए क्या? डायरेक्टली चोक इनपुट फिल्टर से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज इट, चोक इनपुट फिल्टर क्या होता है? देखो, चोक इनपुट फिल्टर जो होता है ना, यहां पर एक ही इंडक्टर लगा होगा। किस में लगा होगा, सीरीज में लगा होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडक्टर जब भी कनेक्ट करेंगे हम लोग फिल्टर सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और सीरीज में सर कहां, लोड से पहले, लोड के बाद, रेक्टिफायर से पहले, रेक्टिफायर के बाद, ये थोड़ा बताइए डिटेल में। चलिए मैं बताता हूं। शुरुआत करते हैं विथ इंडक्टिव फिल्टर। चलिए देखते हैं। तो भाई इंडक्टिव फिल्टर, ये डायग्राम जो है उसी का है, इसीलिए मैं इसको यहां कॉपी कर रहा हूं। यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ऑफ इंडक्टिव फिल्टर। क्या दिखाई दे रहा है हमको, एक सीरीज में कनेक्टेड इंडक्टर है, यहां पर लोड होगा, लोड रजिस्टर होगा हमारा। रेक्टिफायर के आउटपुट के साथ इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, बस इतना ही करिए। इतना ही है इंडक्टिव फिल्टर। इंडक्टिव फिल्टर या फिर सिंगल इंडक्टेंस फिल्टर, एल फिल्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या करना है, पॉइंट वाइज समझिएगा। रेक्टिफायर से क्या निकला, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। सबसे पहले तो लिखूंगा इंडक्टर इज कनेक्टेड या चोक कॉइल इज कनेक्टेड एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के आउटपुट से कनेक्ट किया, तो सिंपल सी बात है कि उसको इस
चोक कॉइल को क्या इनपुट मिलेगा, इसको पल्सेटिंग डीसी इनपुट मिल रहा होगा। ओके, पल्सेटिंग डीसी इनपुट का मतलब क्या होता है, मतलब इसके अंदर होगा एसी कंपोनेंट, ठीक, प्लस डीसी कंपोनेंट, है ना, एसी कंपोनेंट प्लस डीसी कंपोनेंट, दोनों चीजें होंगी। अच्छा सर वेवफॉर्म से जरा समझाइए तो क्या मिल रहा है। देखिए अगर आप वेवफॉर्म से समझें तो बहुत एविडेंट है ये चीज कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए फुल वेव रेक्टिफायर भी अज्यूम कर लेता हूं ना, तो मुझे ऐसा आउटपुट दिखाई देगा फुल वेव रेक्टिफायर से, कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखाई देगा। तो ये तो सर पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है ना, आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। क्या यही आउटपुट मेरे काम का है? नहीं है, मुझे इसको स्मूथन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्मूथ करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इस आउटपुट के अंदर क्या क्या चीजें हैं? ये आउटपुट एसी कंपोनेंट प्लस डीसी कंपोनेंट दोनों को होल्ड करता है, इसी की वजह से इसको हम लोग रिपल्स बोलते हैं। एसी कंपोनेंट की वजह से रिपल्स कहलाता है। एसी प्लस डीसी कंपोनेंट्स, एसी प्लस डीसी कंपोनेंट दोनों चीजें होल्ड कर रहा है। ओके ठीक है, एसी कंपोनेंट होगा तो अच्छा बताइए दोनों में किस में फ्रीक्वेंसी होगी, एसी कंपोनेंट में या डीसी कंपोनेंट में? ऑब्वियस सी बात है ना, एसी कंपोनेंट की वजह से यहां पर फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी विल एग्जिस्ट, तय है। डीसी कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी क्या? फ्रीक्वेंसी जीरो इज जीरो, ठीक है भाई। सो सिंस लिखेंगे एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब देखिए मैंने पहले ही आपको बोला कि एक्सएल को सीरीज में लगाना है हमको, लोड के साथ, लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, इन केस ऑफ एसी कंपोनेंट, जब एसी कंपोनेंट इसके थ्रू जाने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा बोलो, एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा, एक्सएल विल इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एक्सएल। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इट विल ऑफर हाई इंपिडेंस, it will offer high impedance to AC component of pulsating output। pulsating output जो रेक्टिफायर से निकला उसके अंदर का केवल AC कंपोनेंट जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी है उसको ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इंपेडेंस ऑफर करेगा। इससे एक फायदा एक नुकसान है। फायदा यह है कि एसी कंपोनेंट कम हो गया, एसी कंपोनेंट के वजह से ही रिपल मिलता है हमको, एसी कंपोनेंट जितना कम रिपल उतना कम। डीसी कंपोनेंट को जबकि फ्लो होने देगा, वेयर एज इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी कंपोनेंट, फॉर डीसी कंपोनेंट। क्यों? सिंस फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है डीसी के केस में, जीरो फॉर डीसी, ठीक है। सो देयरफॉर एक्सएल का क्या हो जाएगा, 2 पाई एफएल होने की वजह से एक्सएल विल बिकम इक्वल टू जीरो, विच मीन्स शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो गई है। मतलब डीसी को आसानी से अपने थ्रू पास करने देगा, डीसी कंपोनेंट विल इजीली पास। एसी जो होगा वो हाई इंपीडेंस ऑफर हो जाएगा एसी को, तो एसी कंपोनेंट या एसी रिपल का जो कंडीशन है वो हायर इंपीडेंस झेल रहा होगा उस कंडीशन में, ठीक है सर। इससे क्या होगा, इससे होगा ये, देखो दो चीजें होंगी। सबसे पहले तो ना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी इंडक्टर के अक्रॉस, विच इज नॉट अ गुड कंडीशन। वोल्टेज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो वोल्टेज गेन बाहर हमको अच्छा खासा नहीं मिलेगा बल्कि रिड्यूस्ड वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। लेकिन एक चीज अच्छी होगी कि वो जो रिड्यूस्ड आउटपुट भी मिल रही है वो भी एक प्योर फॉर्म में ही मिलेगी हमको, मतलब वो पहले से बेटर कंडीशन में स्मूथ एंड फॉर्म में हमको आउटपुट के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो रिपल उसके अंदर कम होगा, तो उससे क्या होगा, सो देयरफॉर वी कैन से कि ड्यू टू voltage drop
अक्रॉस इंडक्टर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? VL इज इक्वल्स टू IL इंटू XL। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा सर? IL क्या है? करंट ड्रॉन बाय द लोड। लोड जितनी करंट ड्रॉ करेगी उस करंट का मल्टीप्लाइड विथ XL, उतना अमाउंट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, द आउटपुट वोल्टेज इज रिड्यूस्ड। आउटपुट वोल्टेज तो कम हो गई सर। हाँ जी बिल्कुल, बट आउटपुट will now have less ripple or less AC component। अगर मैं रेशियो निकालूं AC कंपोनेंट और DC कंपोनेंट का, तो ज्यादा मात्रा में DC कंपोनेंट दिखाई देगी इन द आउटपुट एज कंपेयर टू द AC कंपोनेंट। तो सर फाइनल ग्राफ कैसी बनेगी इसकी? देखिए इसकी फाइनल ग्राफ किस तरीके की बनती है। अब फाइनल ग्राफ में अगर मैं रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ ऐसा देख रहा था, है ना, कुछ इस तरीके का रेक्टिफायर आउटपुट मुझको मिल रहा था, और अब मुझको यहां से डीसी कंपोनेंट जो है वो आउटपुट में ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू द एसी कंपोनेंट। तो ये ग्राफ कैसे दिखाई देगी? देखिए दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। वोल्टेज मैग्नीट्यूड जरूर कम हो जाएगी आउटपुट में, लेकिन ये मेरा फिल्टर्ड आउटपुट जो होगा वो प्रॉपर दिखाई देगा। मतलब ये जो जोन है ये क्या है? दिस इज माय VDC। क्या है? दिस इज VDC, है ना। अगर ये ग्राफ में टाइम और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में शो करता हूं तो ठीक है। तो ये पहले वाला जो आउटपुट है वो क्या, किस चीज का है? दिस इज अनफिल्टर्ड आउटपुट। कौन सा है ये? दिस इज अनफिल्टर्ड आउटपुट। और ये ब्लू कलर की जो लाइन मैंने शो किया ये दिस इज फिल्टर्ड आउटपुट। बहुत अच्छा कंक्लूजन इसके अंदर से समझ में आएगा। तो अभी रिपल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, बट ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर है, ठीक है। VDC का आउटपुट आपको यहां से समझ में आ रहा है, ठीक है सर। रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टेंस मान लो हाई है, ठीक है। इन केस अगर मैं ये मानता हूं कि सर रेजिस्टिव लोड हम लोग रखते हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है, फ्रीक्वेंसी भी हाई है, अब क्या होगा? इंडक्टेंस की वैल्यू अगर हाई हो गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हाई हो गई, तो इन दैट केस एक्सएल भी हाई हो जाएगा। एक्सएल अगर हाई हुआ, मान लो IL कांस्टेंट भी है, इवन इन दैट केस VL की वैल्यू बढ़ेगी, ड्रॉप बढ़ेगा, पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। तो वोल्टेज गेन जो है ना आउटपुट में वो खास नहीं मिलने वाला है हमको। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। रिपल का क्या कंडीशन है? रिपल का क्या कंडीशन है भाई? अच्छा चलो रिपल की बात कर लेते हैं। अच्छा इंडक्टर और क्या करता है? इंडक्टर जो है ना वो मतलब एनी टाइप ऑफ सडन चेंज इन करंट को अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, देखो एनर्जी का स्टोरेज करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड करंट में होने वाले किसी भी बदलाव को अपोजिशन ऑफर करने लग जाएगी, ठीक है। ये बात तो हम लोग समझ गए, इंडक्टर का बेसिक फिनोमिना है ये। तो इससे हमको क्या फायदा? इससे ना रिपल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अच्छा डीसी वोल्टेज कितना मिलेगा यहां से सर, ये बताइए। आवर VDC इज 2 times of VM upon pi. This will be the value of VDC. इतना DC आउटपुट आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। तो रिपल फैक्टर क्या होगा? नाउ व्हाट विल बी द रिपल फैक्टर? हमको पता है रिपल फैक्टर का मतलब क्या हो गया? RMS वैल्यू ऑफ रिपल कंपोनेंट या AC कंपोनेंट ऑफ रिपल जो है उसकी RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय DC कंपोनेंट जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है वहां पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं डायरेक्टली आपको सीधे वैल्यू लिखवाता हूं। इट इज RL अपॉन 3√2 ओमेगा नॉट L। सीधे सीधे वैल्यू लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका कोई डेरिवेशन वगैरह करने की नीड नहीं है, ना पूछता भी नहीं आपको एग्जामिनेशन में। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके लिए है? दिस इज फॉर फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, दोनों में से किसी के लिए भी रिपल फैक्टर का ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन से क्या समझ में आ रहा है? आप ओमेगा नॉट को और एक्सपेंड कर लो, 2 पाई f करके इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप, तो और एक्सप्रेशन यहां से बढ़ जाएगा, 2 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
6√2 के फॉर्म में वैल्यू दिखेगी। अपने ऊपर है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करके देगा। आप सबको पता है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ठीक है, RL क्या है? इट इज द लोड करंट। हियर RL इज, सॉरी लोड करंट नहीं, लोड रजिस्टर है। RL इज द लोड रजिस्टर। ठीक है, ओमेगा नॉट इज गिवन एज 2 पाई f, और L क्या है? इंडक्टेंस, जो हम लोगों ने चोक कॉइल कनेक्ट किया उसका इंडक्टेंस इस फॉर्म में। तो अगर इस एक्सप्रेशन से मुझको कोई कंक्लूजन निकालना होगा तो क्या कंक्लूजन निकल के आएगा? रिपल फैक्टर जो है वो रिड्यूस्ड है, हाँ जी। लेकिन अगर मान लो इंडक्टेंस की वैल्यू हाई है तो फॉर हायर L रिपल विल बी, द रिपल विल रिड्यूस सर। अच्छा, इंडक्टेंस जितना हाई होगा रिपल उतना कम होगा। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो फॉर हायर F रिपल विल रिड्यूस। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक फॉर्म में ये स्मूथन कर रहा है आउटपुट को, रिड्यूस कर रहा है रिपल को, एसी कंपोनेंट को जितना हो सके कम कर रहा है। ठीक है, वेरिंग लोड कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा मिलेगा आपको। यहां पे इसका एडवांटेज लिख लेते हैं। एडवांटेज क्या एडवांटेज होगा इस फॉर्म में? भाई लोड में अगर वेरिएशन हो रहा है ना, तो ये वोल्टेज को उस अकॉर्डिंग चेंज कर पा रहा है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स गुड वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ वेरिंग लोड। बस एक खराबी है कि वोल्टेज गेन बहुत कम हो जाएगा। खैर चलो देखते हैं। आउटपुट में स्मूथ करंट हमको मिलेगी। ठीक है, स्मूथर करंट आउटपुट, स्मूथर करंट आउटपुट। ठीक है, फिल्टर्ड फॉर्म में। ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस इज रिलायबल फॉर हाई करंट एप्लीकेशन। हाई करंट एप्लीकेशन के लिए सही है। थ्योरी भी हमारी यही बोलती है। चलो पूरा ओवरऑल थ्योरी समझ लीजिए इसका। इंडक्टिव फिल्टर ऐसा फिल्टर जो जिसमें रेक्टिफायर्स हाफ वेव या फुल वेव जो भी हम लोग यूज करें, इट इज यूज टू रिड्यूस द रिपल कंपोनेंट इन द डीसी आउटपुट या पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। इंडक्टर्स का यूज करता है एज अ मेन एलिमेंट। इंडक्टर जो है वो सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि लेंथ लॉ के हिसाब से बेस्ड है, इसलिए वो अपने कॉज को ही अपोज करने लग जाता है। रिपल करंट जो है उसको अपोज करेगा व्हाइल द डीसी पासेस इजीली थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, तो उसका रिएक्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है डीसी के लिए। इस वजह से ये सारा पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आउटपुट क्या है? स्मूथर देन द कैपेसिटर फिल्टर बट लोअर डीसी वोल्टेज। ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है इसका? डीसी वोल्टेज लोअर होगा ना? बिल्कुल होगा सर। अच्छा, मान लो लोड बहुत करंट ड्रॉ करने लग गया तो फिर आउटपुट सर और कम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? देखो VL की वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये जैसे जैसे बढ़ेगा V आउट जो है दैट विल स्टार्ट फॉलिंग ना, वो फॉल होना शुरू हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जितना ज्यादा ड्रॉप होगा, क्यों होगा ड्रॉप? या तो इंडक्टेंस की वैल्यू हाई होगी, या फ्रीक्वेंसी हाई होगा, या फिर ज्यादा करंट ड्रॉ हो रहा होगा लोड पर। लोड अगर हैवी करंट ड्रॉ करने लग गया, इन दैट केस VL की वैल्यू भी बढ़ेगी ना। सब कुछ अगर कांस्टेंट भी है, L कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, इवन इन दैट केस अगर IL बढ़ गया तो VL बढ़ेगा, और VL बढ़ा तो लोड को कम आउटपुट मिल पाएगा, यानी लोड वोल्टेज की मैग्नीट्यूड और रिड्यूस हो जाएगी और श्रिंक होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सबको क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो डीसी लेवल्स होते हैं ना, कैपेसिटर फिल्टर की तुलना में कम डीसी लेवल ये क्रिएट कर पाएगा, तो दैट कैन बी अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस मैकेनिज्म। So its disadvantage will be lower levels of output as compared to कैपेसिटिव फिल्टर। क्योंकि देखो ये ना करंट गेन करवाएगा लेकिन वोल्टेज गेन नहीं करवाएगा। कैपेसिटिव फिल्टर ठीक उल्टा करता था, वो आपको करंट गेन नहीं करने देता था लेकिन वोल्टेज गेन होता था। क्या होगा अगर दोनों की ये अच्छी गुड प्रॉपर्टीज को हम लोग
मर्ज कर दें एक साथ तो कैसा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या डिसएडवांटेज है? लार्ज एंड हैवी चोक। क्यों सर? देखो हैवी चोक इसलिए क्योंकि अगर सपोज कर लो लोड की वैल्यू हाई है, लोड बहुत हैवी करंट ड्रॉ करने लग जाएगा, क्या होगा इससे? लोड अगर हैवी करंट ड्रॉ करेगा तो आपका चोक सीरीज में लगा हुआ है लोड के, मतलब उस चोक के थ्रू भी हैवी करंट जाने वाली है। हैवी करंट अगर चोक के थ्रू जाने वाली है तो आपको चोक के नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स को इतना हाई रखना पड़ेगा कि वो उस करंट को झेल सके, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचाने के लिए हमको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखना पड़ता है कॉपर वायर का। तो आपने देखा होगा पुराने जमाने के ट्यूबलाइट्स अगर आपने देखा है तो उसमें भी देखिएगा बहुत बल्कि जो चोक रहा करते थे वो सब होते थे, उसी को आज की डेट में अभी के एलईडीज में रिप्लेस कर दिया गया है। तो वो चोक होने की वजह से बहुत बल्कि, लार्ज और हैवी सिस्टम जो है वो क्रिएट हो जाता है। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाओगे, कॉपर जितना ज्यादा यूज करवाओगे, उतना ही ज्यादा कॉस्ट भी इंक्रीज होगा आपके सेटअप का। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स है, कुछ नुकसान भी है इसके। ठीक, तो ये तो हमको समझ में आता है। ठीक है भाई, डीसी आउटपुट का क्या सीन है सर? आपने लिखा कि सर लोअर लेवल ऑफ आउटपुट है, कैसे आप प्रूफ करोगे इस चीज को? देखो कैपेसिटर के केस में ना, इस पॉइंट को मैं प्रूफ करके आपको बताता हूं। कैपेसिटर फिल्टर आपने पढ़ा है? इन केस ऑफ कैपेसिटर फिल्टर, याद करिए या अपना नोट्स चेक करिए, उसमें एक चीज मैंने लिखवाया था आपको, VDC इज इक्वल्स टू V पीक या VM लिखे थे हम लोग। VDC VM के बराबर था। यहां पे क्या हो रहा है? इन केस ऑफ इंडक्टिव फिल्टर या चोक फिल्टर, मैंने अभी आपको VDC का एक्सप्रेशन बताया कि VDC इज 2 टाइम्स ऑफ VM अपॉन पाई, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 0.636 टाइम्स ऑफ VM। अब बोलिए ज्यादा कौन सा है? यहीं से मैथमेटिकली आपको आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सिर्फ थ्योरी बात नहीं है, मैथमेटिकली ही आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डीसी आउटपुट जो हमको यहां पे मिल रहा था उसका लेवल हायर था इन द केस ऑफ कैपेसिटिव फिल्टर एज कंपेयर टू द इंडक्टिव वन। ठीक है, तो ऐसे सब पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप प्रूफ कर सको अपना पॉइंट कि आपने जो बोला वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला टॉपिक यहां पे नेक्स्ट आएगा। ये देखिए इसका वोल्टेज आउटपुट का ग्राफ ये आपके सामने है, इंडक्टिव फिल्टर के साथ, इंडक्टिव फिल्टर के बिना। ठीक है, ये डीसी वोल्टेज लेवल है। अब बात करते हैं एलसी फिल्टर की। एलसी फिल्टर विच इज ऑल्सो नोन एज एलसी ऑसिलेटर, इसमें हाई पास और लो पास दोनों ही टाइप के फिल्टर्स जो है वो क्रिएट होते हैं। हाई पास, लो पास, बैंड रिजेक्ट, सब तरीके के फिल्टर्स इनका यूज करके बनाया जाता है एलसी ऑसिलेटर सर्किट्स का। बहुत काम का है और इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ इंडक्टिव फिल्टर एज वेल एज द एडवांटेजेस ऑफ कैपेसिटिव फिल्टर बोथ आर मर्ज टुगेदर। दोनों को ही मर्ज करके उन दोनों का बेस्ट आउटपुट हम लोग यूज करते हैं, यानी कि करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों मिलेगा हमको। और इंडक्टर जो है वो सडन चेंज इन करंट को अपोज कर रहा होगा, कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज कर रहा होगा। एक तरफ इंडक्टर एसी कंपोनेंट को फ्लो होने से रोक रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है, इंपीडेंस इंक्रीज करा के। दूसरी तरफ कैपेसिटर जो है वो डीसी कंपोनेंट को फ्लो होने से रोक रहा है, लेकिन कैपेसिटर कहां लगा है? शंट में लगा हुआ है। दोनों मिलकर कैसे आउटपुट को बेस्ट क्रिएट करते हैं वो समझेंगे अब हम लोग यहां से। चलिए देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलसी फिल्टर। बहुत ही सिंपल है, रेक्टिफायर के आउटपुट पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। सो लेट्स अज्यूम कि ये हमारा रेक्टिफायर है और इसके आगे से कहानी शुरू होती है। रेक्टिफायर, ज्यादातर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को ही अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, फुल वेव मत लिखिएगा, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। फुल वेव, हाफ वेव, ब्रिज हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बस फुल वेव लिख रहा हूं, आप इसको मत लिखिएगा एग्जामिनेशन में, आप बस केवल रेक्टिफायर लिख के छोड़ दीजिएगा उस पॉइंट को। अच्छा, एलसी है तो इंडक्टर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेक्टिफायर आउटपुट। ठीक है, कैपेसिटर कहां कनेक्ट होगा सर? कैपेसिटर जो है इट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। कैपेसिटर को वैसे ही कनेक्ट करना बेनिफिशियल है, क्यों? लेट्स अज्यूम कि यहां पे हमारा लोड है आर, ठीक है, इसके अक्रॉस हमको VDC मिल रहा है। ओके, ये कैपेसिटर है, दिस इज इंडक्टर। और अब पूरी कहानी समझने का समय आ गया है कि हो क्या रहा है यहाँ पे।
सो दिस इज आवर लोड। चलो देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। रेक्टिफायर को भी कहीं से इनपुट मिल रहा था, हाँ रेक्टिफायर को क्या इनपुट मिला, साइन वेव इनपुट, साइनोसॉइडल वेव। रेक्टिफायर ने क्या आउटपुट दिया, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट दिया। अब इसके आगे बताइए क्या हो रहा है। ठीक है, इनपुट गिवन टू द रेक्टिफायर फ्रॉम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। रेक्टिफायर ने आउटपुट में क्या दिया, अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट जो है वो इससे हमको मिला। इस पूरे के एंड में क्या निकल के आने वाला है, देखो बहुत सिंपल फिनोमिना है यार, एकदम सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। जो फॉर्मूला है रिपल फैक्टर वगैरह का वो सब मैं लिखवा दूंगा, लेकिन बात है अंडरस्टैंडिंग की। एक बार आप समझ गए तो हमेशा याद रहेगा, आपको भूलना नहीं। आप नहीं समझ पाते हो क्योंकि आप डरते हो इससे, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ने जाते हो, मत पढ़िए उतने कॉम्प्लिकेटेड वे में, एकदम ईजी तरीके से आपको बताता हूँ। इसको ऐसा समझ लीजिए, इंडक्टर जो है ना एसी कंपोनेंट का दुश्मन है, कैपेसिटर जो है एसी कंपोनेंट का दोस्त है। पल्सेटिंग आउटपुट जो निकल के आ रहा है इसमें एसी डीसी दोनों है। बाहर जो चाहिए केवल डीसी कंपोनेंट चाहिए, प्योरेस्ट फॉर्म में डीसी कंपोनेंट चाहिए। अब किसी भी हाल में एसी कंपोनेंट को खत्म करना है। इंडक्टर एसी कंपोनेंट का दोस्त है, दुश्मन है। जितना ज्यादा एसी कंपोनेंट आएगा ये उसको ब्लॉक करेगा, ये डीसी कंपोनेंट को जाने देगा। तो सोचिए पहले स्टेज में यहां पे इसने बहुत सारे एसी कंपोनेंट को पहले ही ब्लॉक कर दिया, एसी यहां पे ब्लॉक हो गया। ठीक है, क्या गया, डीसी गया। यहां से क्या आ रहा था, एसी प्लस डीसी आ रहा था हैवी मात्रा में। इसमें से बहुत परसेंटेज ऑफ एसी को इसने ब्लॉक कर दिया, गुड अमाउंट ऑफ डीसी, पूरी की पूरी डीसी कंपोनेंट को जाने दिया। इस जगह पे क्या होगा सर, मैंने बोला कैपेसिटर जो है ना वो एसी कंपोनेंट का दोस्त है। क्यों, क्योंकि XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी विच इज फर्दर गिवन एज 1 अपॉन 2 पाई FC। अच्छा, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम रिएक्टेंस होगा। अच्छा, तो डीसी के केस में सर अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XC जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब डीसी के केस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, डीसी को तो जाने नहीं देगा अपने थ्रू। ठीक है, और एसी कंपोनेंट को पूरा पूरा जाने देगा या गुड अमाउंट में जाने देगा अपने थ्रू। मतलब एसी का गुड कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा एक लेमैन टर्म में अगर बोला जाए तो, और डीसी का बैड कंडक्टर बन जाएगा। ये बिल्कुल सही समझे आप, ऐसा ही होगा। तो अब जब यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में डीसी प्लस थोड़ी सी एसी वाला कंपोनेंट जब यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, इस जगह पे एसी का बहुत अच्छा कंडक्शन मिल जाएगा। आप बस चुपचाप इसको ग्राउंड कर दो बिना किसी को बताए, इसको वहां चुपचाप से ना ग्राउंड कर देना। अब एसी जो है, एसी डीसी दोनों साथ में आ रहे हैं। एसी को दिखा अरे यहाँ तो कंडक्शन है मेरे लिए, वो चला जाएगा इस पाथ से। ठीक है, डीसी जो है इसको तो कोई भाव नहीं मिलेगा कैपेसिटर के पास, ये आगे निकल जाएगी यहाँ से। और एसी कंपोनेंट जो आया इसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से इसको जमीन के नीचे भेज दिया इसने और पैक कर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। ठीक है, अब वो एसी बाहर निकल ही नहीं पाएगा और यहाँ से गुड अमाउंट ऑफ डीसी जो है वो मिल गया आपको लोड पे, आपका पर्पस भी फुलफिल हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। अब इसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड में पढ़ेंगे, इसी सेम चीज को। फिनोमिना समझ में आया ना क्या क्या हुआ। एसी डीसी खूब बराबर मात्रा में निकले यहाँ से, यहाँ आने के बाद थोड़ी सी एसी को इसने ब्लॉक कर दिया तो एसी का परसेंटेज वैसे ही रिड्यूस हो गया एसी कंपोनेंट का, डीसी कंपोनेंट को जाने दिया अपने थ्रू इंडक्टर ने। ठीक है, अब इसके आगे की जगह पे क्या हुआ, एसी कंपोनेंट को बहुत अच्छे से जाने देगा अपने थ्रू कैपेसिटर, लेकिन डीसी को बोल देगा नहीं यू आर नॉट अलाउड, तुम आगे बढ़ो। तो डीसी कंपोनेंट को बुरा लग गया, डीसी कंपोनेंट आगे चली गई। लेकिन एसी कंपोनेंट को बहुत अच्छा लगा कि अरे कैपेसिटर तो मुझे आने दे रहा है। हम लोगों ने चुपचाप से यहाँ पे ग्राउंडेड सिस्टम बना के रखा था, एक पिट जो है वो बना के रखा था। एसी चलते चलते आया, उसको पता ही नहीं चला वो कब ग्राउंड के अंदर चला गया, हमने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया कि भैया वापस नहीं आ सकते तुम। अब बाहर हमको मिल गया पूरा का पूरा प्योर डीसी कंपोनेंट। तो एक्चुअल में पूरा प्योर डीसी नहीं मिलता है, ये हाइपोथेटिकल बात है। यहाँ पे अभी भी कुछ एसी कंपोनेंट चला जाएगा क्योंकि 100% एसी कंपोनेंट को नहीं भेज रहा है ना कैपेसिटर। कैपेसिटर भी अपनी लिमिट तक ही कुछ अमाउंट ऑफ एसी को भेज सकेगा, पूरा तो नहीं भेज सकेगा। बट हाँ ये है कि 50 हर्ट्ज की ही अगर फ्रीक्वेंसी है तो एक्सी कितना बढ़ेगा, एक्सी जो है वो बढ़ के इनफाइनाइट थोड़ी ना, मतलब एक्सी जो है वो कम होके 0 थोड़ी ना हो जाएगा, रहेगा ना, कुछ अमाउंट में होगा। ठीक है, लेकिन डीसी के केस में जैसे ही एफ 0 हो जाता है एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा मतलब बिल्कुल नहीं जाने देगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसी फंडामेंटल को समझते हैं जरा टेक्निकल लैंग्वेज के फॉर्म में। चलिए थ्योरेटिकल देखते हैं इसमें क्या बोलता है। Inductor opposes the sudden change in the current, allows the DC to pass easily but blocks the AC ripple components because inductive reactance XL is given as 2 pi FL is high for the ripple frequency.
हायर द रिपल फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द एक्सेल। एसी कंपोनेंट में फ्रीक्वेंसी एफ 50 हर्ट्ज भी अगर है तो डीसी में तो जीरो है ना, उसके कंपैरिजन में हाई ही है। ठीक है भाई, तो रिपल वाले पार्ट्स को हटाएगा, इट स्मूथ्स द करंट वेवफॉर्म, करंट वेवफॉर्म को स्मूथन करेगा। कैपेसिटर क्या करता है, कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, अक्रॉस द लोड कनेक्ट करने से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ गुड पाथ फॉर द एसी कंपोनेंट टू ट्रैवल। ठीक है, एंड वर्स्ट पाथ फॉर द डीसी कंपोनेंट टू ट्रैवल थ्रू इट। ओके, इससे क्या हुआ, लो रिएक्टेंस पाथ फॉर एसी रिपल एंड लो फॉर द रिपल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, for AC ripple is low for the ripple frequencies। ठीक है, bypasses the AC component and allows only DC to appear across the load। DC को आगे जाने देगा कि तुम जाओ भाई, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। Together the inductor filters the current and then capacitor filters the voltage giving a smooth DC output। यही था इसका पूरा का पूरा वर्किंग। इजी वे में समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है, एकदम इजी फॉर्म में समझ में आया। तो स्टेप बाय स्टेप दोनों की कंडीशंस को आप लिख लीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पे समझाया। नोट्स में मैं और एडिशनल पॉइंट्स को ऐड कर दूंगा अच्छे से, तो इसमें समझ लेते हैं। स्टेज 1 स्टेज वाइज लिखवा देता हूं आपको। स्टेज 1 इंडक्टर। इंडक्टर क्या कर रहा है, अपोजेस सडन चेंज in current, thus it smoothens out the current wave। ओके ठीक है सर, और क्या हो रहा है, since XL is equals to 2 pi FL, therefore it opposes AC component and allows the DC component। ठीक है, हमारे वेव की डीसी कंपोनेंट को अलाउ किया, इसको अपोज किया। हायर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द अपोजिशन। समझ जाएंगे इस पॉइंट को? ठीक है भाई, हायर फ्रीक्वेंसी का अटेन्युएशन ज्यादा होगा लोअर फ्रीक्वेंसी के मुकाबले। ठीक है ठीक है ठीक है। Thus we can say कि inductors are known for attenuation या attenuating high frequency components, high frequency components या higher harmonic components, high frequency components। ये भी समझ में आ गया। इसी वजह से इंडक्टर्स को हायर फ्रीक्वेंसी या हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स को डैम डाउन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। स्टेज 2 पे आते हैं। अब कैपेसिटर क्या कर रहा है यहाँ पे? नाउ स्टेज नंबर 2। स्टेज 2 किसका है? कैपेसिटर का है। शॉर्ट में बताइए सर, जल्दी जल्दी से लिखवा दीजिए शॉर्ट में। चलिए देखते हैं। इट अपोजेस any type of sudden change in voltage। इसका मतलब ये किसको स्मूथ कर रहा होगा? Thus it smoothens the voltage waveform। वोल्टेज वेवफॉर्म, वोल्टेज की वेवफॉर्म को ये स्मूथ आउट कर रहा होगा। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको? वोल्टेज के अगर उसको वेवफॉर्म को वो कर रहा है, दैट मीन्स इट अलाउज एसी कंपोनेंट which is further shunted to ground it allows AC component which is further shunted to ground through it and causes the DC component to flow further to go further towards load।
तो इसका मतलब इस बार वोल्टेज का भी इशू नहीं है ना। इस बार पिछली बार की तरह जैसे वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो एसी उसको मैनेज, मतलब कैपेसिटर जो है उसको मैनेज कर देगा। कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उस वोल्टेज की लेवल को मेंटेन कर लेगा। ओके, तो फाइनल ग्राफ कैसी बनेगी सर? यहाँ पे देखिए, अगर ये आउटपुट कर्व था, अनफिल्टर्ड आउटपुट अगर इस तरीके का दिखता था हमको लाइक दिस, तो फिल्टर्ड आउटपुट कैसा दिखाई देगा? फिल्टर्ड आउटपुट में ना स्टेज 1 के हिसाब से क्या दिखेगा? एज पर द वेरी फर्स्ट स्टेज, यानी कि इंडक्टर वाले स्टेज की वजह से मुझको यहां पर डीसी जो मिल रहा है, वीडीसी, वो कुछ ऐसा दिखाई देता। ठीक है, लेकिन इस बार हमारे पास कैपेसिटर भी है, तो कैपेसिटर क्या करेगा? इन दो पोर्शंस के बीच में देखो, यहां से चार्जिंग होगा, इस पॉइंट से चार्जिंग होना शुरू होगा, और जैसे ही वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर से लोअर हो जाएगी हमारी डीसी कंपोनेंट का पोटेंशियल, उस कंडीशन में कैपेसिटर उसकी जगह लेगा, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर आउटपुट प्रोवाइड करेगा लोड की तरफ, तो उसको गिरने नहीं देगा वो। फिर इस पॉइंट पे चार्ज होगा, फिर यहां से इस पॉइंट तक डिस्चार्ज होगा, फिर चार्जिंग एक्शन, फिर यहां से डिस्चार्जिंग एक्शन। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अब 3 चीजों को देखना होगा ध्यान से। ये जो व्हाइट कलर की लाइन आपको दिख रही है, दिस इज ड्यू टू इंडक्टिव फिल्टर, और ये जो येलो कलर का जो आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल दिख रहा है, दैट इज ड्यू टू द कैपेसिटर प्रेजेंट। तो सर फाइनल आउटपुट बताइए अब एक बार में। चलिए आपको मैं फाइनल आउटपुट बताता हूं। फाइनल आउटपुट कैसा दिखेगा पता है? कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखिए। दिस विल बी द फाइनल आउटपुट। समझे किस तरीके का दिखाई देगा? दिस विल बी आवर फाइनल आउटपुट वेव। तो कैपेसिटर ने इस बार वोल्टेज के लेवल को कम होने नहीं दिया, वोल्टेज के लेवल को ये मेंटेन कर लेगा यहां से, और इंडक्टर जो होगा वो करंट को स्मूथ आउट कर दिया उसने। सो अगर ये एक्सेस टाइम को शो करता है और ये एक्सेस वोल्टेजेस को शो करता है, तो एलसी फिल्टर के यूज से कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। एलसी फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसी बनती है। सर रिपल फैक्टर बता दीजिए इसका कितना होता है? इसका अगर रिपल आप देखोगे तो इसमें रिपल की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी? ऐसे ही लॉजिकली सोच के बताइए। देख के समझ में आ रहा है कि रिपल की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में कम हो रही है ना। प्रीवियस इंडक्टर के केस में इस तरीके की ग्राफ बन रही थी, कैपेसिटर में कुछ ऐसी थी। ओवरऑल दोनों को मिलाकर के हमको रिपल फैक्टर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। यही होता है। लिखवा देता हूं मैं आपको। रिपल फैक्टर of LC filter is given as gamma is equals to, इसके रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होगी सर? चलिए इसके रिपल फैक्टर की वैल्यू देखते हैं। यहां पे गिवन है क्या? यहां पे शायद नहीं गिवन होगी, मैं ही लिखवा देता हूं आपको। 1/6√2 f² LCR, एक साथ डायरेक्ट सभी के फॉर्म में कंबाइन करके लिख लीजिएगा। ओमेगा के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, सब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पे भी आप बोल सकते हो हायर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू जितनी हाई होगी गामा की वैल्यू उतनी लो होती चली जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर वैल्यू के हिसाब से गामा जो होगा वो अफेक्टेड होगा, यानी कि रिपल फैक्टर हमारा। तो लार्जर वैल्यू ऑफ एल और सी से लिखते हैं लार्जर वैल्यू of L and C reduces the ripple गामा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रिड्यूस होती चली जाएगी यहां पर। ठीक है, सो दिस इज द केस। फाइनल आउटपुट आपको समझ में आ गया? ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग एलसी फिल्टर्स को हमेशा ना ज्यादातर प्रेफर ये करते हैं कि उसको कैस्केडेड फॉर्म में इस्तेमाल करें, मल्टी स्टेज बनाते चले जाएं। 2 का स्टेज है, सेकंड ऑर्डर के हार्मोनिक्स तक वो फिल्टर करेगा, तीसरा स्टेज में जैसे ही ऐड कर दूंगा वो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स के लिए सूटेबल हो जाएगा कैस्केडेड फॉर्म में। तो इसको अगर प्रैक्टिकल यूसेज के फॉर्म में लिखे ना, तो इन प्रैक्टिकल LC is used
इन कैस्केडेड फॉर्म। कैस्केड मतलब बैक टू बैक। एक एलसी, जैसे रेक्टिफायर के बाद एक एलसी कॉम्बिनेशन लगाए, उसके ठीक आगे सीरीज में फिर एक एलसी कॉम्बिनेशन लगाइए, फिर एक एलसी लगाइए, ऐसे मल्टी स्टेज का कैस्केडेड फॉर्मेशन आप बना सकते हो। एनालॉग वगैरह में जैसे डार्लिंगटन पेयर या कैस्केडेड नेटवर्क का कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं, कुछ कुछ वैसा ही आप समझ सकते हो समझने के अकॉर्डिंग। तो आप कैस्केडेड फॉर्म में अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो जितना ज़्यादा कैस्केड फॉर्म बनाते चले जाओगे उतने हायर ऑर्डर की हार्मोनिक्स को ये हैंडल कर सकेगा। इस तरीके का ये फिल्टर है। तो हायर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज के लिए ये बेटर रिपल रिडक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। एडवांटेज शॉर्ट में लिखेंगे, सबसे पहला हायर रिपल रिजेक्शन। इंडिविजुअल एल या इंडिविजुअल सी यूज करने के कंपैरिजन में रिपल रिजेक्शन जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सिंगल यूनिट। ठीक है। स्मूथ एंड स्टेडी डीसी आउटपुट। ठीक है। और क्या होता है इसके अलावा? हैवी लोड कंडीशन पर भी अच्छा काम करेगा। वर्क्स गुड विथ हैवी लोड कंडीशन। वोल्टेज रेगुलेशन एवरेज रहती है इसकी, वोल्टेज रेगुलेशन एवरेज, प्रीवियस वाले से कम, सीएलसी से ज्यादा। डिसएडवांटेज बताइए सर इसके। ओके, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इसका डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, रिपल रिजेक्शन वगैरह तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल डिजाइन जो है अब कैसा हो जाएगा? बल्कि डिजाइन हो जाएगा और ज्यादा। डिजाइन अगर बल्कि है तो फिर कॉस्टली भी होगा। हाँ जी, कॉस्टली होगा। हायर फ्रीक्वेंसी कंडीशन पे क्या है? कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा होगा ही, बहुत हल्के लोड के लिए दिक्कत करेगा ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। नॉट सूटेबल फॉर लाइट लोड। लाइट लोड के लिए क्यों नहीं सूटेबल है? क्योंकि देखो, इंडक्टर को भी ना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होती है अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए। तो वो अगर नहीं होगी तो फिर वो अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं कर पाएगा और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। अपने इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए एक इंडक्टर को भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट की तो जरूरत होगी ही ना, तो वो होना जरूरी है यार। बिना उसके ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो बहुत कम अमाउंट का अगर लोड है तो उतनी करंट ड्रॉ ही नहीं होगी जितने की इसको मिनिमम की रिक्वायरमेंट है। तो इन दैट केस इट विल फेल। वैसे कंडीशन पर ये फेल हो जाएगा। कहाँ पे यूज करते हैं? एज अ डीसी पावर सप्लाई फॉर रेडियो, टीवी, ये सब में इसको यूज करते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या लिखेंगे इसके? इसके एप्लीकेशन है सर, एज डीसी पावर सप्लाई फॉर रेडियो, टीवी एटसेट्रा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है इनके डीसी पावर सप्लाई सोर्स के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, बस एक ही एप्लीकेशन इसका लिखिए। जहां पर भी लो रिपल फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे एप्लीकेशंस में हम लोग इसका यूज करेंगे। एफिशिएंसी इसकी बेटर होती है तो फुल वेव के साथ यूज करेंगे ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिल सके। ठीक है, इतना लिखना काफी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलिए, आखिरी टाइप का फिल्टर जो है वो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे आफ्टर एलसी। नेक्स्ट है सीएलसी फिल्टर। चलो, सीएलसी जो है वो क्या होता है? इसी को बोलते हैं पाई फिल्टर। पाई क्यों? पाई इसलिए क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है वो एक पाई का फॉर्मेशन करता है, मतलब पाई जैसा नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। पाई जैसा नेटवर्क मतलब अरे पाई के शेप का नेटवर्क जो पाई के शेप में दिखाई देता है। तो सीएलसी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा, फिर एक इंडक्टर, फिर से एक कैपेसिटर। मैकेनिज्म 2 मिनट में समझा दूंगा आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है यार। बस लिखना आपको है, इसलिए आप अच्छे से वर्ड्स अरेंज करके प्रॉपर लिखिएगा। तो नेक्स्ट इज सीएलसी फिल्टर। सीएलसी फिल्टर विच इज पाई फिल्टर। ओके, पाई क्यों? पाई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, बस वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर है। दिख रहा है पाई की तरह ठीक है, इसी वजह से, और कुछ खास रीजन नहीं है। सीएलसी से एक्चुअल में पता चलता है कि क्या सीन है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर
आपका रेक्टिफायर लगा हुआ था। रेक्टिफायर के आउटपुट से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, नेमिंग भी कर दीजिए इसका, लेट इट बी C1 L एंड C2। और यहां से कनेक्टेड है हमारा लोड R। ठीक है, कैसे वर्क कर रहा होगा अब समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं लिखना है अभी आपको यहां पे, बस यहां पे मैं लिख देता हूं रेक्टिफायर। बन गया इसका डायग्राम। फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे होंगे, हाँ, स्पेसिफाई करने की नीड नहीं अलग से। 3 स्टेज में डिवाइड कर दीजिए इसके पूरे ऑपरेशन को, तीनों स्टेज एक एक करके समझाता हूं। फर्स्ट स्टेज, यहां से क्या आउटपुट निकल के आया रेक्टिफायर के बाहर? रेक्टिफायर के बाहर सर पल्सेटिंग डीसी निकला। पल्सेटिंग डीसी का मतलब इसमें एसी प्लस डीसी कंपोनेंट दोनों आए, है ना, एसी प्लस डीसी कंपोनेंट दोनों आए। ओके, एक काम करो, यहां फिर से छोटे छोटे पिट बना के रख दो और किसी को बताना मत। चुपचाप हम लोग एसी कंपोनेंट को यहां भेजेंगे और अंधेरे में बंद कर देंगे उसको। ठीक है, एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट बराबर मात्रा में यहां से बाहर निकला। अब उसके बाद कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर की रिएक्टेंस कैसी होती है? आप सबको पता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/2 FC। मतलब नॉन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इनफाइनाइट इंपेडेंस ऑफर कर देगा, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को लो इंपेडेंस ऑफर करेगा। मतलब जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको गुड या बेटर अमाउंट ऑफ पाथ प्रोवाइड करेगा फॉर ट्रांसफरिंग। नॉन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जैसे डीसी जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, उसको XC इनफाइनाइट इंपेडेंस ऑफर कर देगा। तो इसका मतलब डीसी तो यहां से जाने का सोच ही नहीं सकती, उसको तो सीधे ही आगे भगा देगा वो। एसी कंपोनेंट को बोलेगा भैया यू आर वेलकम, आ जाओ इस तरफ। ठीक है, एसी कंपोनेंट जो होगा सप्लाई में से वो इसके थ्रू पास होने की कोशिश करेगा, वो ग्रेजुअली जाएगा इस तरफ। यहां पे हम लोगों ने पहले ही पिट बना के रखा हुआ है, किस चीज का? अंडरग्राउंड जो है वो सम्प वेल बना के रखे हम लोग इसके लिए, इसके स्वागत करने के लिए। एसी कंपोनेंट यहां से आया, अंदर गया, हम लोगों ने ऊपर ढक्कन लगा दिया, ट्रैप कर लिया इसको। कुछ एसी कंपोनेंट हल्का हो गया पहले से। ठीक है, अब इंडक्टर के पास जो गया वहां से फिर से एसी प्लस डीसी आया, लेकिन इस बार एसी कंपोनेंट क्या हो गया पहले से? इस बार एसी कंपोनेंट ना पहले की तुलना में रिड्यूस हो गया है सर। ओके, तो अब एसी कंपोनेंट छोटा छोटा ऐसे लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए कि एसी कंपोनेंट अब कम है, बीसी कंपोनेंट ज्यादा है। इंडक्टर क्या करेगा? सेकंड स्टेज, इंडक्टर जो है एसी कंपोनेंट का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के केस में हमको पता है कि एक्सएल जो होती है दैट इज 2πfl, मतलब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए वो ज्यादा इंपीडेंस ऑफर करता है, नॉन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए लीस्ट इंपीडेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 0 कर दोगे तो एक्सएल भी पूरा 0 हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो डीसी को बोलेगा यू आर वेलकम, तुम जा सकते हो आगे। एसी को बोलेगा यू आर नॉट वेलकम, ब्लॉक कर दिया उसको। ठीक है, तो अभी और एसी कंपोनेंट को इसने कम कर दिया और फिर बाहर आउटपुट जो भेजा उसमें बहुत थोड़े से अमाउंट का एसी और ज्यादा मात्रा में डीसी कंपोनेंट है। अब थोड़ी सी एसी बची है, फिर से सामने आ गया कैपेसिटर एक और पैरेलल में जो लगा हुआ है। कैपेसिटर बोलेगा अरे एसी कंपोनेंट है, मोस्ट वेलकम, डीसी तो अब बहुत ज्यादा है, आगे जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। तो बोलेगा अच्छा, डीसी कंपोनेंट को भगा दिया इसने आगे। यहां भारी मात्रा में डीसी चली गई और थोड़ी सी एसी कंपोनेंट जो है वो चली गई इस कैपेसिटर के थ्रू। इसको पता नहीं था कि यहां फिर से हम लोग दोबारा वही चाल चले थे और हम लोग यहाँ पे फिर से वही वाला पिट जो है बना के रखे थे। चुपचाप एसी कंपोनेंट आया, उसको पता भी नहीं चला, घूमते घूमते आगे गया, हमने फिर से ढक्कन बंद कर दिया, जो बचा कुचा एसी था वो भी खत्म हो गया इसके अंदर। अब बाहर जो मिलेगा, मतलब 2 स्टेज के फिल्ट्रेशन के बाद अब बाहर जो आउटपुट मिलेगा, 2 भी नहीं बोलना चाहिए, 3 स्टेज के फिल्ट्रेशन के बाद ये जो आउटपुट मिलेगा, इसका जो प्योरनेस होगा, इसका जो स्मूथनेस होगा, वो एज कंपेयर टू LC बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। लेकिन एक दिक्कत है यार, दिक्कत क्या है कि आउटपुट में ना अगर मेरा लोड बहुत हैवी है और मैं बहुत हैवी करंट ड्रॉ करने लग गया तो यहाँ ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा। ड्रॉप इंक्रीज होने के साथ साथ ओवरऑल जो रेगुलेशन है ना वो एकदम खराब हालत में चली जाएगी। ड्रॉप इंक्रीज होगा, ओवरऑल वोल्टेज का रेगुलेशन उस ड्रॉन करंट के मुकाबले उतना सही नहीं हो पाएगा। तो ये एक बस खराबी है कि इस फिल्टर के अंदर मुझको बहुत ही पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। अगर मैं तीनों फिल्टर से कंपेयर करूं कि L से, LC से या पुराने कैपेसिटर फिल्टर से, इन तीनों के मुकाबले सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन अगर किसी में मिलेगा तो इसमें। लेकिन इन तीनों के मुकाबले सबसे अच्छी स्मूथ आउटपुट अगर मुझे चाहिए डीसी आउटपुट, तो वो भी CLC के अंदर ही मिलेगी, यानी कि पाई फिल्टर के अंदर ही मिल सकती है। तो दिस वाज इट्स एंटायर ऑपरेशन। अब बस इसी को स्टेज वाइज मैं आपको लिखवा देता हूँ फटाफट से। आई होप आपको ये पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्टेज वाइज लिखते हैं। स्टेज नंबर 1, स्टेज 1
कैपेसिटर C1 क्या हो रहा है यहां पर, फर्स्ट स्टेज allows the AC component and blocks the DC component। ठीक है, इससे क्या हुआ, AC component is grounded and DC is passed on, DC component is passed on। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो ठीक हो गया फर्स्ट कंडीशन में। मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट को शंट कर दिया टुवर्ड्स द ग्राउंड, डीसी को पास ऑन कर दिया। सीधे स्टेज 2 पे आते हैं ना। स्टेज 2 फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत इजी है ये सब। बस आपको इनका मैकेनिज्म एक बार समझ में आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं जानी है। इंडक्टर क्या किया, इंडक्टर जो है इट अलाउज नॉन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वेयर एज, सिग्नल का नॉन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को तो अलाउ किया, वेयर एज इट ऑफर्स हायर इम्पिडेंस टू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा इंपेडेंस ऑफर करेगा इंडक्टर। ठीक है भाई, एक्सएल इज टू ओमेगा एल 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी हाई एक्सएल हाई। ठीक है, इंडक्टेंस की वैल्यू हाई तो भी एक्सएल हाई इन बोथ द कंडीशंस। ठीक, तो ये करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, thus output carries a current smoothed low ripple DC कंपोनेंट। एसी अभी भी रहेगा, पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा लेकिन रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां से काफी रिड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज का लेवल भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, स्मूथ करंट हो गया यहां से। तो पहुंचते हैं हम लोग किस पे, स्टेज 3 पे। नाउ अगेन स्टेज नंबर 3 कैपेसिटर C2 वाला स्टेज है। ये क्या करेगा, इट अगेन अलाउज AC component to ground and smoothens the voltage output। आउटपुट के लिए वोल्टेज को इसने स्मूथ कर दिया एंड thereby passes on, thereby it passes on the DC component वोल्टेज स्मूथ एंड डीसी कंपोनेंट। अब वोल्टेज और करंट दोनों स्मूथ एंड हो चुका है यहां तक, तो वोल्टेज एंड करंट स्मूथ एंड डीसी कंपोनेंट टू द लोड। तो साथ ही साथ इसने वोल्टेज को भी मेंटेन कर लिया, लोड को आउटपुट जो प्रोवाइड किया वो और ज्यादा फिल्टर्ड आउटपुट है। तो यानी कि फाइनल इनपुट रिसीव्ड बाय द लोड, फाइनल इनपुट रिसीव्ड by the load will be highly smoothened DC। बहुत फास्ट लिखने की मैंने कोशिश की तो राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, बहुत खराब राइटिंग बनती है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा फिल्टर्ड डीसी आउटपुट हमको मिल गया। ठीक है, हाई वोल्टेज गेन आउटपुट में हमको मिला, so thus we will get high voltage gain at output। ठीक है, तो हाई वोल्टेज गेन हमको आउटपुट में मिला, लेकिन लो वोल्टेज रेगुलेशन एज वोल्टेज ड्रॉप, इसको लिख लीजिएगा, बट लो वोल्टेज
रेगुलेशन, रीजन वही है, एज लो वोल्टेज रेगुलेशन with increase in the current drawn, करंट जितना ज्यादा ड्रॉ करेगा ना आपका लोड, रेगुलेशन उतना पुअर हो जाएगी। विद इंक्रीज इन द करंट ड्रॉन बाय लोड, रेगुलेशन नहीं, एक्चुअल में वी आर की वैल्यू जो होगी उसमें चेंजेस होगा। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप्स as voltage drops rapidly with increase in the current drawn by the load। तो आपका लोड जितनी हैवी करंट डिमांड करेगा उतना ज्यादा वहां वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाएगा, कहां पे, वीएल पे, और उतना फिर आउटपुट में आपको रेगुलेशन जो है वो पुअर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी खराब चीज है इसकी। रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन लिख लीजिए जल्दी से। यहां पर रिपल फैक्टर कैसे शो करते हैं, रिपल फैक्टर का डायरेक्टली वैल्यू के साथ बता दूं कि आपको, ripple factor is given as 1 upon 32 into root 2, 32 into root 2, उसके बाद का एक्सप्रेशन होता है पाई क्यूब एफ क्यूब C1 C2 L, 1 अपॉन लिखा ना, R भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, C1 C2 L R, राइट। और कोई एक्सप्रेशन बनता है क्या सर? बुक में तो हम लोग एक और एक्सप्रेशन देखते हैं। हाँ, इस 32 वाले पार्ट को हटा दो, आप 8 वाले फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे एक्सप्रेशन बनेगा इसका? √2 अपॉन 8 ओमेगा क्यूब के फॉर्म में शो करो ना, और गामा इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू ओमेगा नॉट का क्यूब इंटू C1 C2 L R, ऐसा भी शो कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है, इस फॉर्म में भी शो कर सकते हो। और या फिर और इससे सिंपल फॉर्म में √2 इंटू XC1 √2 इंटू XC1 अपॉन R इंटू XC2 डिवाइडेड बाई XL1। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है, डिराइव करने की कोई नीड नहीं है। इस तीनों में से कोई भी फॉर्म के तरीके से आप शो कर सकते हो। ज्यादातर जनरली ये वाला ज्यादातर यूज होता है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ही आता है ये क्वेश्चन, तो गेट वगैरह में आप सीधे सीधे इसी में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। क्या दिखता है यहाँ से? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा रिपल जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। C1 C2 L R किसी की भी वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, इन दैट केस गामा की वैल्यू रिड्यूस ही होनी है, गामा ओवरऑल रिड्यूस ही होगा, यानी कि रिपल जो होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज बेस्ट रिपल रिडक्शन, बेस्ट रिपल रिडक्शन। पिछले जितने मैंने पढ़ाए सबसे कंपेयर कर लो, सबसे अच्छा रिपल रिडक्शन इसी के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, सो बेस्ट रिपल रिडक्शन इज अवेलेबल। ठीक है, और क्या एडवांटेज है? स्मूथ आउटपुट रहेगा, प्रॉपर आपका ये जो अभी मैंने डायग्राम आपको जो मैं जो शो किया, जिसमें 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगा हुआ है एज अ पाई नेटवर्क, ये बेसिकली लो पास फिल्टर के लिए। हाई पास में क्या होता है, 2 कैपेसिटर की जगह 2 इंडक्टर लगा होगा और ऊपर एक कैपेसिटर लगा होगा, तो वो हाई पास क्रिएट कर लेगा। मतलब इसी अरेंजमेंट से हाई पास लो पास सब क्रिएट किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लो पास फिल्टर। अब लो पास से क्या हो जाएगा? लो पास फिल्टर से क्या बेनिफिट है? देखिए, इससे ये है कि ये नॉइज रिडक्शन के काम आएगा, नॉइज अटेन्यूएशन करने के लिए काम आ जाएगा। और दूसरा, पावर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ना हमको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उसको डैम्प आउट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड इज वेरी यूजफुल एप्लीकेशन, आपको मैं यहीं पे लिखवा रहा हूँ एडवांटेज के अंदर, वेरी यूजफुल इन power transmission as it offers higher impedance to higher frequency, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा इंपीडेंस बढ़ेगा, और इंपीडेंस बढ़ेगा तो यही तो हमको चाहिए कि जो हायर फ्रीक्वेंसी या हायर हार्मोनिक का जो कंपोनेंट्स है उसको रिड्यूस करना।
इसीलिए पावर ट्रांसमिशन में भी हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पावर कन्वर्टर में इसका इस्तेमाल होता है, आरएफ एप्लीकेशन में यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है पावर कन्वर्टर, है ना। और किस में यूज़ होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होता है। तो मैं आपको यूसेज या एप्लीकेशन भी इसी के अंदर, एडवांटेज के अंदर ही लिखवा दिया। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है इसका, मेन जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आता है वो डिसएडवांटेज इसका होता है पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन अमंग ऑल फिल्टर्स। सभी फिल्टर से अगर तुलना किया जाए, आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आपको पूछता है कि सभी फिल्टर से कंपेयर करके बताओ लोएस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका होगा, पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन इसका होता है, पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन अमंग ऑल फिल्टर्स। ठीक, साइज ज्यादा होगी, size will be more to handle high current flow. You handle high current demand of load, high current demand of loads. इससे और क्या होगा, देखो करंट फ्लो इंक्रीज होगा तो पावर की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, पावर आई स्क्वायर आर के फॉर्म में या आई स्क्वायर जेड के फॉर्म में अगर मैं देखूं तो पावर ड्रॉप भी इंक्रीज होगा, तो लॉस ऑफ पावर बहुत होगा यहाँ पे, आई स्क्वायर जेड के फॉर्म में होगा, विल बी मोर। तो हम लोग इसको वॉटेज लॉस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वॉटेज लॉस के फॉर्म में भी जानते हैं। तो ये कुछ इसके पर्टिकुलर डिसएडवांटेजेस हैं। पावर लाइंस वगैरह में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है ट्रांसमिशन लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही था आपका ओवरऑल फाइनल फिल्टर सर्किट्स। तो फिल्टर सर्किट्स अब इसी के साथ कंप्लीट होता है। डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन में एक चीज़ और पढ़ना बच गया, दैट इज क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट। इससे भी क्वेश्चन आता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर, तो होपफुली अगली क्लास में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर बस 3 चीज़ और पढ़नी होगी। फर्स्ट इज एवलांच, एवलांच कंडीशन, उसके बाद पढ़ेंगे जेनर की कंडीशन, उसके बाद फोटोडायोड एंड एलईडी का एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ जैसी पढ़ लिए कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर आपका, और अगला चैप्टर शुरू होगा उसके बाद बीजेटीज का। तो कनेक्टेड रहिएगा, लगातार आपके लिए रोज के रोज लेक्चर जो है वो आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। जय हिंद।